12 नवंबर 1996 की शाम को दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में रहने वाले लोगों ने आसमान में बहुत तेजी से कड़कड़ाती बिजली को देखा और उससे पैदा होने वाली आवाज ने सबको दहशत में डाल दिया। लोगों को आसमान में आग का एक गोला दिखाई दे रहा था। चरखी दादरी के लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले ही आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगते हैं। लोहे के टुकड़े के साथ साथ इंसानों के कटे हुए अंग भी बरसने लगते हैं और यह सारा मलबा 7 किलोमीटर के दायरे में फैल जाता है। उस दिन भारत में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। दिल्ली के आसमान में दो जहाज आमने सामने ऐसे टकराए कि उस टकराव में उनका मेटल भी पिघलकर गिरने लगा। उन दोनों जहाजों में बैठे 349 लोगों की बॉडीज के टुकड़े टुकड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों 12 नवंबर 1996 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। इस जहाज में 312 लोग सवार हैं, जिसमें 231 लोग भारतीय हैं जो सऊदी अरेबिया में काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। शाम के 6:33 पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में बैठे लोग इस बात से अनजान है कि एक बड़ा खतरा इनकी ओर बहुत तेजी से बढ़ता ही चला आ रहा है और कुछ ही मिनटों में इन जहाजों को चकनाचूर करने वाला है। दरअसल कजाकिस्तान देश से कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड प्लेन भारत आ रहा है। उसमें कुछ कपड़ों के व्यापार बैठे हैं और इस फ्लाइट में 37 लोग सवार हैं। इस फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करना है। दरअसल 1936 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज की तरह आधुनिक नहीं था। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स की रिजर्व में था। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के आने और जाने के लिए एक ही एयरबेस मौजूद था। दरअसल एयरवे आसमान में जहाजों के आने और जाने के लिए एक पाथ होता है। उसी पाथ पर जहाजों को उड़ना होता है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती है और उस पर अलग अलग ट्रैफिक लेन्स होती है। उसी तरह आसमान में जहाजों के आने और जाने के लिए पहले से ही रास्ता निश्चित होता है। अब जरा सोच कर देखिए कि आने वाली गाड़ियां और जाने वाले गाड़ियों के लिए एक ही ट्रैफिक लेन हो तो क्या होगा। ज्यादा चांसेस होंगे कि आमने सामने से गाड़ी आपस में टकरा जाएगा। इसी वजह से एयरपोर्ट पर आने वाले जहाजों के लिए एक अलग एयर भी होता है और जाने वाले जहाजों के लिए एक अलग एयर भी होता है। अब क्योंकि उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर ज्यादातर हिस्सा एयर स्पेस इंडियन एयरफोर्स के रिजर्व में था, तो कमर्शियल फ्लाइट का एक ही एयरवे पर आना और जाना लगा रहता था। और 12 नवंबर 1996 की शाम को एक फ्लाइट को यहां से टेकअप करना था और दूसरी को लैंड करना था। एटीसी ने सऊदी अरेबियन फ्लाइट्स को उड़ान भरने के लिए परमिशन दे दी। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी ने इन फ्लाइट्स को इंट्रोडक्शन देने के लिए 42 वर्षीय वीके दत्ता ड्यूटी पर नियुक्त थे। दरअसल एक ही एयरवे पर आमने सामने से कोई फ्लाइट आती है तो उनके बीच में 1000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए और 1000 फीट की दूरी बनाकर दोनों फ्लाइट्स को एक दूसरे के नीचे से गुजर जाती है। कजाकिस्तान एयरलाइंस का प्लेन दिल्ली एयरवे स्पेस में प्रवेश कर जाता है। अब इन दोनों जहाजों को वीके दत्ता एक साथ गाइड कर रहे थे। कुछ समय बाद सऊदी अरेबियन का जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और पायलट वीके दत्ता ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए क्लियरेंस मांगता है। वीके दत्ता सऊदी अरेबियन फ्लाइट्स को 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए परमिशन दे देते हैं और अरेबियन फ्लाइट्स को 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उड़ान भरने लगती है। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी रडार था जो केवल मॉनिटर पर फ्लाइट्स को ब्लेम करके दिखाता था। प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है या प्लेन की रफ्तार कितनी है, इन चीजों की जानकारी एक सेकेंडरी रडार से मिलती है, लेकिन उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार था ही नहीं। इसी वजह से एटीसी को प्लेन की ऊंचाई और उसकी रफ्तार के बारे में प्लेन के पायलट्स के ऊपर ही निर्भर रहता था। वीके दत्ता कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट को 15,000 फीट की ऊंचाई पर आने के लिए बोलता है और पायलट को बताते हैं कि उनके नीचे से सऊदी अरेबियन फ्लाइट्स गुजरने वाली है, तो 1000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस बनाए रखें। वीके दत्ता अपनी स्क्रीन पर इन दोनों फ्लाइट्स को एक दूसरे के पास आते हुए देख रहे हैं। यह दोनों ब्लिंक्स डॉट्स एक दूसरे के पास आती जा रही है
और देखते देखते यह दोनों ब्लिंक्स डॉट्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाती है। अब इन दोनों ब्लिंक्स डॉट्स को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए था, लेकिन एक दूसरे में फ्यूज होने के बाद अचानक ये डॉट्स स्क्रीन से गायब हो जाती है। बीके दत्ता समझ चुके थे कि कुछ न कुछ अनहोनी हो चुकी है। इधर दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में रहने वाले लोगों को दिखाई देता है कि आसमान बहुत तेज रोशनी के साथ जगमगा उठा है, जैसे मानो आसमान में बिजली चमक रही हो, और उन्हें बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगते हैं। ये दोनों विमान एक दूसरे से टकरा चुके थे। इधर कंट्रोलर दत्ता बार बार इन फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता है और बीके दत्ता की चिंता बढ़ती जाती है। उसी समय वहां से अमेरिकन एयरफोर्स का एक प्लेन गुजर रहा था, तो अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट ने एटीसी को बताया कि उसने आसमान में तेज रोशनी को देखा है। इसी के साथ कंट्रोलर दत्ता शक यकीनन में बदल जाता है। इधर क्रैश साइट पर कई किलोमीटर के दायरे में लाशों और जहाजों के टुकड़े बिखर जाते हैं। यह देश के इतिहास की पहली और इकलौती ऐसी घटना बन जाती है जिसमें दो प्लेन आसमान में टकराकर चकनाचूर हो गए। और आखिर कहां पर गलती हुई कि यह दोनों प्लेन आपस में टकरा गए? क्या कंट्रोलर बीके दत्ता से क्या कोई चूक हो गई थी या किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ था? इसके लिए इस घटना की तहकीकात चालू की जाती है। घटना के अगले ही दिन दोनों ही जहाजों के ब्लैक बॉक्स को खोज लिया गया और इन दोनों ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन ब्लैक बॉक्स में मौजूद डाटा को डिकोड होने में अभी बहुत टाइम था। अब तक इन्वेस्टिगेशन की टीम इस घटना के अन्य पहलुओं की छानबीन में जुटी हुई थी। इस घटना के पीछे कहीं न कहीं 3 कारण हो सकते थे। पहला कारण यह हो सकता था कि शायद दोनों ही फ्लाइट्स में से किसी एक पायलट ने एटीसी को द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। दूसरा कारण यह हो सकता है कि शायद किसी एक जहाज ने इंस्ट्रूमेंटल गलत रीडिंग दिखा रहे हो, जिस वजह से यह हादसा हो गया। और तीसरा कारण यह हो सकता था कि शायद एटीसी में बैठे बीके दत्ता ने कहीं कोई गलत निर्देश दे दिए हों। यह गुत्थी तभी सुलझ सकती थी जब दोनों जहाजों के ब्लैक बॉक्स के डाटा को डिकोड किया जाए। कुछ दिन बाद ब्लैक बॉक्स के डाटा भी बाहर आ गया, जिसमें इस घटना से संबंधित सभी सवालों से पर्दा उठा दिया। दरअसल इस घटना में बीके दत्ता की कोई भी गलती नहीं थी। बीके दत्ता ने तो दोनों ही फ्लाइट्स को सही इंस्ट्रक्शन दिए थे। पहले तो यह माना जा रहा था कि शायद सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट की बजाय 15,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया, लेकिन सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ रहा था और इन दोनों जहाजों की टकराव भी 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही हुआ था। तो कहीं न कहीं गलती कजाकिस्तान वाले प्लेन से ही हुई थी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा होगा कि कजाकिस्तान वाला प्लेन इतनी बड़ी गलती कर बैठा? दरअसल कजाकिस्तान विमान कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि यह एक कार्गो जहाज था जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करता था। लेकिन इस जहाज को चलाना ही अपने आप एक महाभारत है, क्योंकि जहाज अन्य जहाजों को 1 या 2 पायलट चला सकते थे, लेकिन इन जहाजों को चलाने की में 5 लोगों की जरूरत पड़ती थी और इन 5 लोगों को आपस में सही तालमेल होना बहुत जरूरी था। किसी एक की गलती से एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी और कजाकिस्तान विमान के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल कजाकिस्तान विमान में बैठे पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी, इसी वजह से एटीसी से जल्दी बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पहले एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों को ट्रांसलेट करता था, फिर उसका जवाब देता था और इस काम के लिए जहाज में अलग से एक ट्रांसलेटर मौजूद था जो रेडियो कम्युनिकेशन को संभाल रहा था। लेकिन कजाकिस्तान विमान में क्रू में एक और बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वह डिस्टेंस को मीटर में मैनेज करते थे, तो फीट और मीटर के वह कंफ्यूज हो गए। इसी वजह से एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का वह सही से पालन नहीं कर पाए और वह अपने प्लेन को 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए और सामने से आ रही सऊदी अरेबियन प्लेन से टकरा गए। इस घटना में 349 लोगों की जान चली गई और उन्हें घर वालों की उनकी बॉडी भी नसीब नहीं हुई। सऊदी प्लेन के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में यह भी पता चला कि यह प्लेन आपस में टकरा गए। उसके बाद उनके क्रू को यह पता चल गया था कि अब वह नहीं बच पाएंगे, तो मरने से पहले उन्होंने अपनी इस्लामिक प्रार्थना बोली और सऊदी प्लेन की ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। यह घटना देश के इतिहास की सबसे भीषण घटनाओं में से एक थी। इस घटना के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत से बदलाव किए गए।
जो कि आगे फिर से ऐसी घटना न घटे। पहला बदलाव तो यह था कि विमानों के आने और जाने के लिए अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए। दूसरा, सेकेंडरी रडार को इंस्टॉल किया गया, जिससे आसमान में उड़ने वाले जहाजों की सही पोजीशन का आकलन किया जा सके। और सरकार ने यह मैंडेटरी कर दिया कि अब हर उड़ने वाले जहाज को ATAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को लगाया जाए। दरअसल ATCSS एक ऐसा सिस्टम है जो यह बताता है कि जब कोई जहाज किसी जहाज के आमने सामने आ रहा हो तो उसमें एक अलार्म बज जाता है और यह सिस्टम पायलट को बताता है कि किधर मुड़ना है कि हादसे को टाला जा सके और कम्युनिकेशन मिस्टेक ना हो। इसके लिए अंग्रेजी भाषा को जरूरी कर दिया गया। अगर कोई पायलट है तो उसको अंग्रेजी आना अनिवार्य है। इस बदलाव के बाद सौभाग्य से आज तक दो विमानों के बीच मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ। हालांकि आसमान में उड़ रहे जहाजों के साथ कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है तो सब हैरान कर देती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।